तो मैं आज जो मैंने लास्ट क्लास आपको इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते किस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो जो मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था उसी का फार्मूला और उसी के रिगार्डिंग जो ग्राफ होता है V और R के बीच उसी में बताने जा रहा हूँ। अब कुछ क्वेश्चन है जो ऐसी वर्मा का है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है ये ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। पोटेंशियल और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, डायपोल का सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस और डायपोल के चलते पोटेंशियल इस पॉइंट P पे दोनों के बीच एक रिलेशन होता है जो मैं आपको बताया था। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, मैंने क्या बताया था आपको, फार्मूला याद होगा, V = P cos θ/4 πε0 R का स्क्वायर। तो पोटेंशियल यही होता है किसी डायपोल के चलते किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो सारे कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो V = 1/, क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्या है, V = 1/r² है। तो डायपोल में होता है V = 1/r का स्क्वायर। लेकिन यदि एक सिंगल चार्ज है, देखो यहाँ एक सिंगल चार्ज है Q और उसके चलते P पॉइंट पे R डिस्टेंस पे क्या पोटेंशियल का फार्मूला मैंने दिया था, KQ/R। सो V = 1/r। तो एक सिंगल चार्ज के चलते किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो V = 1/r होता है। लेकिन डायपोल के चलते किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है P पॉइंट पे, जो मैं आपको लास्ट क्लास आपको दिखाया हूँ, उसके चलते होता है V = 1/r²। यानी डिस्टेंस के साथ यहाँ पोटेंशियल ज्यादा फॉल करेगा, बिकॉज दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। यानी R जो है ना ये स्क्वायर है, तो R बढ़ेगा तो V घटेगा, लेकिन चूंकि स्क्वायर है इसलिए ज्यादा रेट से R बढ़ेगा, R² होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। लेकिन यहाँ क्या है, V = 1/r है, इसलिए R जिस रेट से बढ़ेगा उसी रेट से ये घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसलिए ज़्यादा रेट से यहाँ पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ फॉल करता है, लेकिन इस केस में कम रेट से डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल फॉल करेगा, बिकॉज दिस इज R² एंड दिस इज R। अब चलते हैं, तो यहाँ मैंने लिखा है एज R = 0 V∞, R का वैल्यू 0 रखोगे तो V∞ हो जाएगा। तो R का वैल्यू 0, देखो R का वैल्यू 0 इधर जा रहा है, इधर 0 इधर हो रहा है, चूंकि R 0 इधर है ना, तो ग्राफ को इधर ले जाओगे, R यहाँ टेंड करेगा किधर, 0 की तरफ, तो V किधर टेंड करेगा, इनफाइनाइट की तरफ। वही देखिए ग्राफ इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। और यहाँ क्या है, फिर मैं यहाँ क्या जाऊँ, V 0, तो R क्या होगा, इनफाइनाइट। R इनफाइनाइट हो गया तो 1/∞ हो जाता है 0। सो V कब 0 की तरफ जाएगा, जब R इनफाइनाइट जाएगा। देखिए यहाँ V 0 की तरफ जा रहा है इधर, तो R इनफाइनाइट जा रहा है। दिस इज सम मोर अबाउट द ग्राफ ऑफ द पोटेंशियल एंड डिस्टेंस। अब चलते हैं फॉर ए सिंगल चार्ज V = 1/r। उसी तरह से यहाँ भी आएगा V = KQ/R, so V = 1/r। so as R = 0 V∞ and R ∞, तो V क्या होगा, 0। यहाँ जो है ना रेट ऑफ फॉल ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, यहाँ कम फॉल होगा डिस्टेंस के साथ, इसलिए ग्राफ यहाँ ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा ये आपका क्या होता है, ये शार्प होता है ग्राफ। इस तरह से ज़्यादा रेट से यहाँ फॉल कर रहा है, इसलिए मैं दिखाया। इसका ग्राफ डिस्टेंस के साथ कम रेट से फॉल करेगा, इसलिए ग्राफ इसका इस तरह से है। लेकिन ये भी R इनफाइनाइट जाएगा तो V 0 होगा, और R 0 होगा तो V इनफाइनाइट होगा। मैं यहाँ लिख करके आपको दिखा दिया हूँ, R 0 तो V इनफाइनाइट, और R इनफाइनाइट 1/∞ तो V क्या, 0। तो देखिए R इधर 0 जा रहा है, V इनफाइनाइट जा रहा है। इधर चलोगे तो R क्या जा रहा है, V 0 जा रहा है, नीचे V 0 हो रहा है, तो R इनफाइनाइट जा रहा है। सो दिस इज द रिलेशन। अब चलते हैं हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द यूनिट ऑफ द क्या है, जूल। दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का यूनिट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 हो गया, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन × 1 वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो मैंने यहाँ लिख दिया, × 1 वोल्ट, यानी चार्ज इंटू पोटेंशियल क्या देता है, जूल, एनर्जी देता है। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1 इलेक्ट्रॉन × 1 वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना हो गया, 1 वोल्ट ये हो गया, गुना करोगे तो ये आएगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन बराबर आ गया 1.6 × 10⁻19 जूल। and this is the relation between electron volt and joule. 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इतना हो गया
है ना। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, 10⁻⁶ करेंगे। मेगा मतलब होता है 10⁻⁶। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इतना वैल्यू होता है, सॉल्व करोगे तो इतना आएगा, यानी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। चलते हैं, ये मैं ऐसे भी का क्वेश्चन लिया हूँ पेज नंबर 123 से क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्वेश्चन जो मैं आपको बनाने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, वो आप बनाइए, जो भी डिस्कस करना है आप पूछिए क्वेश्चन, एनसीईआरटी से बनाइए, एससी वर्मा से बनाइए, आईडी से बनाइए, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना आप पूछिए, लेकिन जो मेरे समझ में आता है इस ऑनलाइन क्लास में मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ये ऐसे भी पेज है 123 क्वेश्चन नंबर 52। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक मास है, मास एक बॉडी है जिसका मास m है, इसका चार्ज q है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शन में सेट कर दिया गया है, ठीक है ना। और यहाँ एक वाल है, और ये जब चलेगा, चूंकि इस पे चार फील्ड इधर है, तो मैंने आपको बताया था यदि बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर ही फोर्स लगता है, तो फोर्स भी इधर ही काम करेगा, ठीक है। और जब फोर्स इधर काम करेगा, अभी इसकी वेलोसिटी यहाँ क्या है, 0 है, और चार्ज कितना है इस पे, q है, ठीक। तो इस पे फोर्स लगना चालू होगा तो ये एक्सेलरेट होगा, ठीक है। और ये वाल से टकराया, यहाँ वाल है, तो वाल से टकराया तो यहाँ कॉलिजन क्या है पता है, इलास्टिक है, इसलिए वो अपना काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी वो चेंज नहीं करेगा, उसका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा, बिकॉज द कॉलिजन इज इलास्टिक। तो मैं ये सब चीज़ आपको 11 में बता चुका हूँ। सो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी हैविंग चार्ज q, एक बॉडी है जिसका चार्ज q है और इसका मास कितना है, m है। सो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E, तब फोर्स बराबर क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज फोर्स, एंड दिस फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन द बॉडी, दिस बॉडी, बिकॉज दिस बॉडी इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E, है ना। तो इस पर ये आपको फोर्स लगेगा, F बराबर Q इंटू E। तो एक्सेलरेशन कितना लगेगा, तो क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बाय मास, फोर्स का ये वैल्यू रख दो, m का ये रख दो, ये आ गया। अब देखो सर, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कॉलिजन होगा, कितना डिस्टेंस तय करेगा, d, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको, d डिस्टेंस है ये, है ना। तो s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखिए यहाँ से यहाँ आया बॉडी, तो डिस्टेंस d तय किया, d हो गया। इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है, 0, तो 0 इंटू टी हो गया प्लस हाफ at स्क्वायर, a कितना है, qe बाई m, आई इंटू क्या, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इक्वल टू इतना हो जाएगा, तो टी बराबर इतना हो जाएगा, √2md बाई qe, है ना। यानी यहाँ से यहाँ तक बॉडी को आने में कितना समय लगेगा, t समय मैंने निकाल लिया, लेकिन यहाँ मैं दिया हूँ therefore टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। सुनिए ध्यान से, मैं एक चीज़ बता देता हूँ कैसे क्या हुआ। तो यहाँ से बॉडी चला, जिस वेलोसिटी से ये टकराएगा फिर वही वेलोसिटी से बॉडी यहाँ लौट के आएगा, क्यों, बिकॉज देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो आफ्टर द कॉलिजन फ्रॉम द wall, the body will return with the same speed in the reverse direction, उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से रिटर्न हो जाए, ठीक है। तो देखिए इधर जा रहा है ना, तो ये फील्ड इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है, और जब ये दीवार से टकराएगा तो फिर ये इधर जाएगा, तो इधर जाएगा ये बॉडी ना, टकराने के बाद आफ्टर कॉलिजन इट विल मूव टुवर्ड्स क्या, लेफ्ट ये मूव करेगा, लेकिन फोर्स विल स्टिल एक्ट टुवर्ड्स क्या, राइट। इस बॉडी पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो राइट की तरफ एक्ट करेगा, बिकॉज फील्ड इज टू द राइट। तो ये जब टकराने के बाद इधर जाएगा, ये बॉडी क्या होगा, फोर्स के अगेंस्ट मूव करेगा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे इसका स्पीड कम होते होते फिर अगेन पोजीशन ए पे आएगा, तो इसकी वेलोसिटी अगेन क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से यहाँ तक आने में और यहाँ से यहाँ तक आने में क्या है, जो समय लगेगा उसी को कहते हैं एक ऑसिलेशन। आप समझ गए होंगे। तो जैसे यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से जब ये इधर जाएगा, तो इस बॉडी पे फोर्स इधर लग रहा है, तो ये क्या होगा, इसका स्पीड घटते चला जाएगा, और ए पर आते आते इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 0। फिर क्या होगा, जैसे स्पीड 0 होगा, फिर फील्ड इस पर फोर्स लगाना चालू करेगा, तो फिर इधर लगाएगा, फिर ये इधर आएगा, फिर यहाँ टकराने के बाद फिर इसकी स्पीड ये इधर आएगी, और ये यहाँ आते आते 0 हो जाएगा। यानी एक इसको कंप्लीट ऑसिलेशन पूरा करने में जो समय लगता है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगेगा वही टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा, क्योंकि कोई यहाँ वेलोसिटी लॉस नहीं होगा। तो कितना यहाँ से यहाँ तक समय आने लगा, t, मैंने निकाल दिया। फिर यहाँ से यहाँ तक समय कितना लगेगा, वही t लगेगा। तो टोटल टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 2t।
सो टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2t हो गया। तो 2 इंटू टी का वैल्यू ये रख दो, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, 2 को अंदर ले जाओगे 4 हो जाएगा, 4 और 2 जा 8 mv/q। दिस इज द टाइम पीरियड फॉर द बॉडी टू ऑसिलेट। अब चलते हैं ये पेज नंबर 123 का क्वेश्चन नंबर है 50। देखिए एक बॉडी है जिसका मास 40 ग्राम है, चार्ज उस पर इतना दिया हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20 ऑसिलेशन, वो पेंडुलम, यही पेंडुलम है। देखिए ये पेंडुलम है जिसका लेंथ m है, मास m है और ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। ये पेंडुलम जिसका लेंथ l है, मास m है, तो mg इधर फोर्स लगेगा। ओके, तो 20 और क्वेश्चन में दिया है कि 20 ऑसिलेशन वो पूरा कर रहा है 45 सेकंड में। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। तो 20 ऑसिलेशन 45 सेकंड में पूरा कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 20 ऑसिलेशन पर सेकंड, मतलब 20/45। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया, ये सब दे दिया। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, आप देखिए कहता है कि जब व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इतना अप्लाई किया जाता है ऑन द पेंडुलम, सो फाइंड टी व्हेन 20 ऑसिलेशंस टेक्स प्लेस। अब देखिए अभी कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया गया इस पे, ठीक है। तो कहता है कि इसका फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है, तो फ्रीक्वेंसी जानते हैं रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड होता है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/t, और t बराबर क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, t इक्वल टू 2π√अंडर क्या l/g। तो चूंकि फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड, तो उसका उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2π√g क्या l। ये सब हम लोग जानते हैं सिंपल पेंडुलम, मैंने आपको 11 में पढ़ाया हूँ। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ये निकल गया, वो यहाँ रख दो सर, ये आ गया, ये आपको लिख लीजिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अप्लाई कर दीजिएगा, कहाँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, देखिए सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन में। यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक वर्टिकल डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अप्लाई किया गया, तो आप देखिए क्या होगा, इसका इफेक्टिव वैल्यू चेंज हो जाएगा। फार्मूला क्या है टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड का क्या फार्मूला, जो मैंने बताया, t इक्वल टू 2π√अंडर क्या l/g, ठीक है। तो यहाँ चूंकि ओनली ग्रेविटी काम कर रहा है फोर्स, इसलिए l/g होगा। लेकिन यहाँ अब यहाँ ओनली ग्रेविटी फोर्स नहीं काम कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया गया अपवर्ड डायरेक्शन में, चूंकि चार्ज इस पे q है और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर काम कर रहा है, इसीलिए एक फोर्स ऊपर काम करेगा। तो इसका इफेक्टिव वैल्यू g के जगह g डैश में ले आऊँ, तो व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, तो g इफेक्टिव क्या हो जाएगा, g डैश, तो g माइनस, आप देखिए एक्सेलरेशन कितना होगा, तो इस पर कितना चार्ज है q, फील्ड कितना है e, तो ऊपर कितना फोर्स लगेगा q इंटू e, फोर्स हो गया, फोर्स बाय मास वही देगा एक्सेलरेशन। तो इस फोर्स के चलते ऊपर कितना एक्सेलरेशन काम करेगा, तो a, समझ गए ना। तो इसका इफेक्टिव वैल्यू होगा g डैश इक्वल टू, ये होना चाहिए g डैश इक्वल टू g माइनस क्या a, और a का वैल्यू दिया हुआ वही मैं यहाँ रख दिया हूँ, डायरेक्ट g डैश इक्वल टू g माइनस QE बाई क्या m। बात समझ में आ गया होगा। तो इस बार फ्रीक्वेंसी वही 20 ऑसिलेशन अब कहता है, जब फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है तब कहता है अब इसका क्या टाइम लगेगा 20 ऑसिलेशन पूरा करने में। तो फ्रीक्वेंसी न्यू डैश में ले जाओ 1/2π√g डैश बाय l, चूंकि लेंथ ऑफ द पेंडुलम वही रहेगा, 20 ऑसिलेशन वही 20 ऑसिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी बाय टाइम, वो टाइम निकालना है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब क्या है 1 बाई कितना, 1 बाई हो जाएगा 2π होगा, ये 1/2π है ना, 1 बाई कितना 2π√अंडर, क्या एक मिनट पॉज कर दो, तो g डैश न्यू डैश कितना हो जाएगा 1/2π√अंडर g डैश बाई क्या l, ठीक है। तो न्यू डैश कितना हो जाएगा 20/t, और 1/2π होगा। यहाँ मिस्टेक से आपका जो व्हाट्सएप पे मैं भेजा उस पर सुधार कर लीजिएगा। तो यहाँ 1/2π होगा, चूंकि यहाँ 1/2π है, √g डैश बाई क्या l, लेंथ ऑफ द पेंडुलम वही रहेगा। ये क्वेश्चन कितना हो गया 2, तो फ्रॉम 1 एंड क्या 2, 1 और 2 से देखो, ये क्वेश्चन 2 हो गया, ये क्वेश्चन 1 हो गया, ठीक है। तो इतना ये हो गया और ये एक रिलेशन भी आ गया। तो न्यू इक्वल टू इतना, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं 20/45, ठीक है ना। तो ये हो गया न्यू बाई न्यू डैश, न्यू बाई क्या न्यू डैश, तो न्यू का वैल्यू कितना है 1/2π√g बाई l, मैंने लिख दिया 1/2π√g बाई l,
और न्यू डैश का वैल्यू कितना है 1/2π√g⁻L, ये आ गया सर। ठीक है, न्यू का वैल्यू देखिए मैं कितना लिखा हूँ, न्यू का वैल्यू मैंने लिख दिया 20/45। ठीक है, वही मैं 20/45 और न्यू डैश का वैल्यू कितना है 20/t। ठीक है ना, तो 20/t इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा क्या 20 कट जाएगा, ये t आ जाएगा, 45 चल जाएगा इधर। अब देखिए 1/2π ये सब मैं दे दिया हूँ, इसको डिटेल में सब कट जाएगा तो t/25 आ जाएगा और रूट अंडर क्या आ जाएगा g बाई क्या g डैश। ओके, तो t इक्वल टू हो जाएगा 45, यहाँ गुना हो जाएगा g बाई क्या g डैश, रूट अंडर g बाई g डैश। 25 यहाँ आ गया, g डैश का वैल्यू तुम जानते हो क्या है, आप देख लीजिए g डैश का वैल्यू g माइनस a, क्योंकि एक एक्सेलरेशन फील्ड के चलते इधर होगा और a का वैल्यू कितना है QE माइनस QE बाई क्या m। तो आप यहाँ रख दो सर, तो ये आपको सॉल्व करने से ये आ गया, g डैश का वैल्यू ये है जो यहाँ आपको दिया हुआ है, आप यहाँ देख लीजिए अच्छा से। ठीक है, तो t इक्वल टू 45, g का वैल्यू 10 रख लो, फिर g का वैल्यू 10, q का वैल्यू इतना है और e का वैल्यू इतना है, समझ गए ना, और m का वैल्यू 40 ग्राम है, उसको kg में कर दिए 10⁻3। इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो t इक्वल टू 52 सेकंड आएगा। यानी इस बार यदि फील्ड आप अप्लाई करते हैं तो उस बार 20 ऑसिलेशन पूरा करने में समय कितना लगा था 45 सेकंड, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन यू सी। लेकिन जब फील्ड तुमने अपवर्ड अप्लाई कर दिया है इस चार्ज बॉडी पे, ठीक है, तब क्या होगा, अब इसको 20 ऑसिलेशन पूरा करने में समय लगेगा 52 सेकंड, बढ़ गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो मैं आपको बताया हूँ। देखिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर। ये सब क्या दिखाया गया पता है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। मैंने आपको बताया था प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है सर। देख लीजिए ये इसका पोटेंशियल कितना है 10, इसका पोटेंशियल है प्लेन, इस प्लेन का पोटेंशियल है 20, इस प्लेन का 30, इसका क्या है 45 और 40 वोल्ट है। और ये इस एक्सिस के साथ देखिए सब प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना एंगल बना रहा है 30 बना रहा है ना, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 10 से 20 सेंटीमीटर, 20 से 30 सेंटीमीटर, 30 से कितना 40 सेंटीमीटर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर है 62 एससीबी का। ये था क्वेश्चन नंबर कितना आपका जो मैं बताया हूँ, ये 50, ये हो जाएगा 62। अब देखिए dV मतलब हुआ दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका है 20 है, इसका है 10, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 10 यानी कितना हो गया 10। देखिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ, फिर इसका कोई भी ले लीजिए 30 माइनस 20 10 आएगा, 40 माइनस 30 10 आएगा, यानी dV हो गया 10। ठीक है, अब देखिए R क्या होता था, या dr जो हम लोग क्वेश्चन में लेते थे, E इक्वल टू क्या फॉर्मूला था बताइए, E इक्वल टू था माइनस dV बाई क्या dr। dV क्या है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, dr क्या है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस। ओके, कौन डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ डिस्टेंस दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये होना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ r के जगह आप dr दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये dr हो गया, समझ गए ना, दिस इज व्हाट, दिस इज dr, समझ गए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा वो देखिए, ये दो पोटेंशियल सरफेस है, ये लीजिए चाहे ये लीजिए, बात एक ही होगा, तो इसके बीच का इस पे परपेंडिकुलर लाइन डाल दीजिए, तो यही हो जाएगा dr, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डाला तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं क्या लिखा हूँ, sin 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी dr बाई कितना हाइपोटेनस हो जाएगा 20 माइनस 10, तो 10 होगा, यानी dr इक्वल टू हो जाएगा 10 sin 30। sin 30 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, सो dr इक्वल टू हाइपोटेनस इनटू क्या, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 20 माइनस 10, तो 10 और sin 30, ये राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगे dr आ जाएगा, यानी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज dr इक्वल टू इतना आ गया। इसको सॉल्व करोगे सर तो इसका वैल्यू 10 sin 30 1/2 कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर। ओके, ये 5 सेंटीमीटर आपको निकल गया, कर लोगे ना, ये बहुत सिंपल सा है, कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं। ये हो गया 1/2
एंड इसको सॉल्व 10 इंटू 1/2 साइन 30 का वैल्यू 1/2 5 सेंटीमीटर। तो रख लीजिए इक्वल टू क्या होता है माइनस डी वी बाई डी आर। तो इसका मॉड ले लीजिए, तो डी वी का वैल्यू मैं कितना निकाला हूँ 10, देखो यहाँ, और डी आर का वैल्यू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड 200 न्यूटन पर कूलम। सो दिस इज सम मोर अबाउट द प्रॉब्लम्स। आप इसको बनाइए, जहाँ कहीं भी डाउट है पूछिए, फिर हम तुरंत ही एक क्लास देंगे। कुछ प्रॉब्लम था इसलिए मैं क्लास नहीं दे पा रहा था।